बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने नॉर्मोसाइटिक एनीमिया ड्यू टू एक्स्ट्रा वास्कुलर हीमोलाइसिस को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने जनरल नॉर्मोसाइटिक एनीमिया को देखा था, फिर एक्स्ट्रा वास्कुलर इंट्रावास्कुलर हीमोलाइसिस को स्टडी कर चुके हैं, फिर इसके बाद हमने हेरेडिटरी स्पीरोसाइटोसिस देख लिया। आज जो सेकंड नॉर्मोसाइटिक एनीमिया ड्यू टू एक्स्ट्रा वास्कुलर डिसऑर्डर की कैटेगरी में जो सेकंड डिसऑर्डर फॉल करती है विच इज़ सिकल सेल एनीमिया, उसको हमने स्टडी करना है। इसके अलावा हमने हीमोग्लोबिन सी को भी डिस्कस करना है, लेकिन मेन हमारा टॉपिक क्या है, सिकल सेल एनीमिया। तो सबसे पहले तो वही जिस तरह हमने डिस्कस किया, ये कौन सी कैटेगरी में आता है, ये नॉर्मोसाइटिक एनीमिया ड्यू टू एक्स्ट्रा वास्कुलर हीमोलाइसिस में आता है। तो उसका मतलब क्या कि इसके अंदर जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनका साइज़ क्या होगा, रेड ब्लड सेल का साइज़ नॉर्मल होगा पहली चीज़। और लेकिन ये एनीमिया होगा क्यों, ये एनीमिया होगा रेड ब्लड सेल की एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन की वजह से। वो डिस्ट्रक्शन भी क्यों होगी, एक्स्ट्रा वास्कुलर हीमोलाइसिस होगी उसके अंदर भी, यानी कि ब्लड वेसल के आउटसाइड में रेड ब्लड सेल की डिस्ट्रक्शन होगी, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल का नंबर डिक्रीज हो जाएगा और जिसकी वजह से एनीमिया हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिकल सेल एनीमिया होता क्यों है। एक तो ये हेरेडिटरी डिसऑर्डर है। इस सिकल सेल एनीमिया के अंदर होता क्या है कि हमारा जो हीमोग्लोबिन है उसकी जो मेन टाइप है हीमोग्लोबिन ए। हीमोग्लोबिन ए के अंदर 2 अल्फा चेन होती है और 2 बीटा चेन होती है। अच्छा, सिकल सेल एनीमिया के अंदर ये होता है कि जो बीटा चेन है इसके अंदर म्यूटेशन आ जाती है। इस म्यूटेशन की वजह से क्या होता है कि जो बीटा चेन है इसके अंदर एक अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है जिसके हमें कहते हैं ग्लूटामिक एसिड। ये ग्लूटामिक एसिड ड्यू टू एनी म्यूटेशन ये चेंज होता है इसके अंदर में एक अनदर अमीनो एसिड इसके साथ रिप्लेस होता है जिसे हम कहते हैं वैलिन। अच्छा, अब ये सिंगल जो चेंज आई है जिसकी वजह से जो ग्लूटामिक एसिड वैलिन के साथ रिप्लेस हो गया है, इसकी वजह से जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन ए है ये अपना फंक्शन प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर सकेगी, ये टोटली चेंज हो जाएगी। और इस म्यूटेशन के बाद ये जो हीमोग्लोबिन रह जाएगी इसे हम क्या कहेंगे, हीमोग्लोबिन एस। एस रिफर्स टू सिकल सेल एनीमिया। अच्छा, एक और जो इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर डिस्कस करनी है कि सिकल सेल एनीमिया तभी होगा जब ये दोनों की दोनों बीटा चेन के अंदर म्यूटेशन आएगी। जब दोनों बीटा चेन के अंदर म्यूटेशन आएगी तो हीमोग्लोबिन किसके अंदर चेंज हो जाएगा, हीमोग्लोबिन एस के अंदर। और हीमोग्लोबिन जो एस है वो तकरीबन हमारे टोटल जो जितने भी हीमोग्लोबिन की टाइप्स हैं उनमें से जो हीमोग्लोबिन एस है उसकी जो नंबर होगा वो ग्रेटर दैन 90% होगा। जब ग्रेटर दैन हीमोग्लोबिन एस का नंबर 90% हो जाएगा ड्यू टू म्यूटेशन की वजह से, तो इसकी वजह से कौन सी डिसऑर्डर होगा, सिकल सेल एनीमिया। अच्छा, एक और बात यह है कि अब जो पेशेंट, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस पेशेंट को सिकल सेल एनीमिया हुआ होता है वो पेशेंट प्रोटेक्टेड होता है अगेंस्ट मलेरिया के। अच्छा, स्पेशली मलेरिया कॉज बाय प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। ये होता क्यों है, यानी कि जिस पर्सन को सिकल सेल एनीमिया हुआ है उस पर्सन को मलेरिया नहीं होता। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि जब सिकल सेल एनीमिया हुआ है तो उसकी वजह से हीमोग्लोबिन चेंज होगी, हीमोग्लोबिन एस की वजह से, यानी कि रेड ब्लड सेल का स्ट्रक्चर चेंज हो गया। अब ये जो नया रेड ब्लड सेल बन गया जिसके अंदर हीमोग्लोबिन एस प्रेजेंट है, ये जो रेड ब्लड सेल है ये प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम जो है इसे इजीली इन्वेड नहीं करने देगा। यानी कि ये जो प्लाज्मोडियम है ये इजीली रेड ब्लड सेल को इन्वेड नहीं कर सकता, ना ये इन्वेड कर सकेगा, ना इसके अंदर एंट्री इजीली कर सकेगा, और ना फिर इसके अंदर रेड ब्लड सेल के अंदर ये मल्टीप्लाई हो सकेगा। तो एक तो इसकी रीज़न ये होगी कि ये इसकी जो एंट्री है उसको डिफिकल्ट कर देता है। दूसरा ये क्या है कि अगर एंट्री वगैरह हो भी जाए तो हीमोग्लोबिन एस की वजह से जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम है इसकी ग्रोथ क्या होगी, स्लो होगी। तीसरा एक और चीज़ ये होती है कि जब हीमोग्लोबिन एस प्रेजेंट होगा ब्लड के अंदर, यानी कि नॉर्मल रेड ब्लड सेल प्रेजेंट नहीं, तो इसकी वजह से क्या होगा, इम्यून सिस्टम जो है वो बूस्ट होगा, और इम्यून सिस्टम बूस्ट होने की वजह से जो फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस है वो स्पीड अप होगा। और एज रिजल्ट ये अगर कोई मलेरियल प्लाज्मोडियम वगैरह एंट्री कर भी ले ब्लड के अंदर तो ये फैगोसाइटोसिस के जरिए इंगल्फ हो जाएगा। तो इस रीज़न की वजह से जो मलेरिया सिकल सेल एनीमिक पेशेंट होता है ये मलेरिया के अगेंस्ट प्रोटेक्टिव होते हैं। अच्छा, अब देखते हैं कि ये जो हीमोग्लोबिन एस है ये किस तरीके से सिकल सेल एनीमिया की तरफ लीड करती है। जब ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन के अंदर प्रेजेंट है, रेड ब्लड सेल के अंदर प्रेजेंट हीमोग्लोबिन एस है, ये हीमोग्लोबिन एस क्या करेगा, जब तो ऑक्सीजन जो है O2 है वो एक्सेसिव क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट है, तो ये जो हीमोग्लोबिन एस है ये कोई ऐसा एबनॉर्मलिटी शो नहीं करेगा, हीमोग्लोबिन ए की तरह ही काम करेगा। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है वो डिक्रीज होना शुरू कर देगी तो जो हीमोग्लोबिन एस है ये पॉलीमर बनाना शुरू कर देगा। इसके जो हीमोग्लोबिन एस है जो आपस में एग्रीगेट होना शुरू कर जाएगी, और इस एग्रीगेशन की वजह से क्या कर देगी, नीडल लाइक स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देगी। और फाइनली ये नीडल लाइक स्ट्रक्चर जब बनेंगे तो जो रेड ब्लड सेल जो कि नॉर्मली बाइकन के शेप के अंदर होता है वो कन्वर्ट हो जाएगा सिकल शेप के अंदर।
और इस तरीके से जो हीमोग्लोबिन एस है वो सिकलिंग की तरफ लीड करती है। ये होगा कब, जब जब ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है वो कम होगी। तो कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो सिकलिंग का प्रोसेस है वो स्पीड अप होता है। उनमें से एक तो ये है कि O2 का कम होना, हाइपोक्सिया आप कह रहे हैं। तो इसके अलावा हाइपोक्सीमिया क्या होता है, ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन है उसका पार्शियल प्रेशर कम होना। अच्छा, हाइपोक्सिया अगर होगा, हाइपोक्सीमिया होगा। इसके अलावा अगर डिहाइड्रेशन की कंडीशन है या फिर एसिडोसिस की कंडीशन है, तो ये जो सारी जो एबनॉर्मल कंडीशन हैं ये सिकलिंग का प्रोसेस को स्पीड अप कर देंगी। तो नॉर्मली तो अगर ऑक्सीजन इनफ तादाद के अंदर है तो ये सिकलिंग शो नहीं होगी ऐसा, लेकिन जैसे ही ये फीचर्स शो होंगे, ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होगी, तो ये सिकलिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा स्पीड अप होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब रेड ब्लड सेल किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, सिकल सेल के अंदर। ठीक है, अब होगा क्या, ये जो सिकल सेल है इसके अंदर क्या है, HBS जो है उसने एग्रीगेट बना दिए हैं, उसने नीडल लाइक स्ट्रक्चर बना दिया, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल की क्या होगी, RBCs की मेम्ब्रेन डैमेज होना शुरू हो जाएगी। अब हम बेसिकली स्टडी करने जा रहे हैं कि सिकल सेल एनीमिया के अंदर कौन कौन से फीचर्स जो होते हैं। सबसे पहला फीचर पहला देखते हैं कि सिकल सेल एनीमिया की वजह से क्या होगा, रेड ब्लड सेल की मेम्ब्रेन डैमेज होगी। अच्छा, मेम्ब्रेन डैमेज होगी, उसके बाद क्या होगा, ये जो डैमेज रेड ब्लड सेल है जिसकी मेम्ब्रेन डैमेज है, ये अंडरगो होगा हीमोलाइसिस की, यानी कि रेड ब्लड सेल डिस्ट्रक्शन के। जिसकी मेम्ब्रेन डैमेज है उसकी हीमोलाइसिस हो जाएगी। और ये हीमोलाइसिस किस तरीके से होगी, ये एक्स्ट्रावास्कुलर भी हो सकती है और इंट्रावास्कुलर भी हो सकती है। एक्स्ट्रावास्कुलर के फीचर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इंट्रावास्कुलर हीमोलाइसिस के फीचर भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि जब रेड ब्लड सेल की एक्स्ट्रावास्कुलर हीमोलाइसिस होगी तो क्या होगा। एक तो यह कि रेड ब्लड सेल की डिस्ट्रक्शन होगी, इसकी वजह से एनीमिया हो जाएगा, और इसके साथ साथ क्या होगा, अनीमिया के साथ साथ स्प्लीनोमेगली होती है, क्योंकि ये डिस्ट्रक्शन कहाँ पे होती है, स्प्लीन के अंदर एक्स्ट्रावास्कुलर हीमोलाइसिस मोस्टली, जिसकी वजह से स्प्लीन जो है वो एनलार्ज हो जाएगा, स्वेल कर जाएगा। अच्छा, एनीमिया होगा, स्प्लीनोमेगली होगी। फिर इसके अलावा जो एक्स्ट्रावास्कुलर अगर रेड ब्लड सेल की डिस्ट्रक्शन होगी तो जांडस हो सकता है। जांडस क्यों होगा, क्योंकि अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का लेवल इंक्रीज होगा। कैसे हो चुका है ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा क्या हो जाता है, गॉल स्टोन का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। तो जब रेड ब्लड सेल की मेम्ब्रेन डैमेज होगी, एक्स्ट्रावास्कुलर हीमोलाइसिस होगी, उसके नतीजे में ये सारे फीचर्स हो सकते हैं। लेकिन अगर इंट्रावास्कुलर हीमोलाइसिस होगा तो फिर क्या होगा, इंट्रावास्कुलर हीमोलाइसिस के अंदर रेड ब्लड सेल की डिस्ट्रक्शन होगी, हीमोग्लोबिन जो रिलीज हो जाएगी, और हीमोग्लोबिन आगे, इसका मतलब क्या, जब हीमोग्लोबिन रिलीज होगी तो ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल इंक्रीज होगा। फिर इसके अलावा यूरिन के अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल इंक्रीज हो सकता है। फिर इसके अलावा जो हीमोग्लोबिन है, फ्री हीमोग्लोबिन है, ये बाइंड कर जाती है एक प्रोटीन के साथ जिसे हम कहते हैं हेप्टोग्लोबिन, और एज ए रिजल्ट जो हेप्टोग्लोबिन प्रोटीन है इसका लेवल डिक्रीज होगा। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, एक तो क्या होगा, रेड ब्लड सेल की मेम्ब्रेन डैमेज होगी, उसके नतीजे में क्या होगा, हीमोलाइसिस। अच्छा, अब इस हीमोलाइसिस को काउंटर करने के लिए बॉडी क्या मैकेनिज्म करेगी, बॉडी जो है वो रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की कोशिश करेगी। एज ए रिजल्ट क्या होगा, जो एरिथ्राइड प्रीकर्सर सेल्स हैं उनका हाइपरप्लेजिया होगा। यानी कि बॉडी क्या कर रही है, बॉडी कोशिश कर रही है रेड ब्लड सेल को इंक्रीज़ करने की। इसकी वजह से रेड ब्लड सेल के जो प्रीकर्सर सेल है जिन्होंने रेड ब्लड सेल के अंदर कन्वर्ट होना, वो उनकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अच्छा, जब ये बहुत ज़्यादा एक्सीड कर जाएगी तो इसकी वजह से कुछ अबनॉर्मल फीचर्स शो होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जो रेड ब्लड सेल का जो हाइपरप्लेजिया, यानी कि रेड ब्लड सेल की जो फॉर्मेशन है कहाँ पे होती है, डिफरेंट बोन्स के अंदर होती है, स्पेशली लॉन्ग बोन्स होती हैं। फिर इसके अलावा कुछ फ्लैट बोन्स वगैरह के अंदर होती है। तो एज अ रिजल्ट इन बोन्स के अंदर जब एरिथ्राइड का हाइपरप्लेजिया होगा तो इन बोन्स की जो शेप है वो चेंज हो जाएगी। अगर ये मैसिव एरिथ्राइड हाइपरप्लेजिया स्कल के अंदर हो रहा है तो एज ए रिजल्ट जो स्कल बोन है उसका जब हम एक्सरे करेंगे स्कल का, तो उसके अंदर कुछ एबनॉर्मल फीचर्स आएंगे जिसे हम कहते हैं फ्रू कट अपीयरेंस। यहाँ पर इसे हमें कहते हैं हेयर ऑन एंड अपीयरेंस। अच्छा, इसके अंदर क्या था, ये स्कल है, स्कल का जब हम एक्सरे हम देखेंगे तो इसके अंदर इस तरह हेयर टाइप लाइंस वगैरह शो हो रही होंगी। इसे हम कहते हैं क्रू कट अपीयरेंस या हेयर ऑन एंड अपीयरेंस। ये कब होगी, जब स्कल के अंदर मैसिव एरिथ्राइड हाइपरप्लेजिया होगा। अच्छा, अगर ये जो मैसिव एरिथ्राइड हाइपरप्लेजिया ये फेशियल बोन्स के अंदर शो हो रहा है तो एज ए रिजल्ट फेशियल बोन्स की जो शेप है वो चेंज हो जाएगी, और जो पर्सन है उसकी अपीयरेंस किस तरह हो जाएगी, एक जो चिंपैंजी होता है उस तरह की जो पर्सन की जो शेप है वो शो होगी। तो मैसिव एरिथ्राइड हाइपरप्लेजिया के अंदर क्या हो रहा है, स्कल के अंदर देखें तो क्रू कट अपीयरेंस शो हो रही है। अगर फेशियल बोन की तरफ आए तो क्या हो रहा है, चिंपैंजी टाइप जो है वो अपीयरेंस शो हो रही है। फिर इसके अलावा कुछ और जो फीचर्स हमने डिस्कस करने हैं कि
जब एरिथ्राइड का मैसिव हाइपरप्लेजिया शो हो रहा है, इसका मतलब क्या है, जो रेड ब्लड सेल है उनके जो बनने की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। रेड ब्लड सेल अंडर स्ट्रेस कंडीशन है। एक स्ट्रेस कंडीशन किस तरह है, एक तो रेड ब्लड सेल जो है बानी बहुत का उनकी एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन हो रही है, दूसरा जो नए रेड ब्लड सेल बन रहे हैं वो भी बड़ी तेज़ी के साथ बनते जा रहे हैं। तो यहाँ रेड ब्लड सेल अंडर स्ट्रेस की कंडीशन में होती हैं, और इस सिचुएशन के अंदर जो पैरवो वायरस B19 है उसका जो अटैक है, जो कि अटैक करता है नॉर्मली रेड ब्लड सेल के जो प्रीकर्सर सेल है उनके ऊपर। रेड ब्लड सेल की प्रीकर्सर सेल के ऊपर इस जो वायरस है इसका जो अटैक है इसके चांसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। जब अगर ये वायरस अटैक कर गया रेड ब्लड सेल प्रीकर्सर सेल के ऊपर तो इन्हें डिस्ट्रॉय कर देगा। अब जब रेड ब्लड सेल के जो प्रीकर्सर सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, तो इसका क्या मतलब है, जब प्रीकर्सर सेल ही नहीं होंगे, जब किसी के फॉर फादर्स ही नहीं होंगे, तो उसका मतलब है आगे उनकी जो हेरिटेज है वो नहीं चल सकेगी। तो एज ए रिजल्ट जो रेड ब्लड सेल है वो बनना बंद हो जाएंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, एप्लास्टिक क्राइसिस। एप्लास्टिक क्राइसिस के अंदर क्या होता है, रेड ब्लड सेल की जो प्रोडक्शन है वो स्टॉप हो जाती है। तो इसे हम कहते हैं एप्लास्टिक क्राइसिस ड्यू टू पैरवो वायरस B19। एक ये चीज़ होगी। अच्छा, अभी हमें जितने फीचर्स पढ़े हैं किस रिलेटेड है, रेड ब्लड सेल की मेम्ब्रेन की डैमेज की वजह से। रेड ब्लड सेल की मेम्ब्रेन डैमेज हुई, एक्स्ट्रावास्कुलर हीमोलाइसिस, इंट्रावास्कुलर हीमोलाइसिस, फिर इसको टैकल करने के लिए मैसिव एरिथ्राइड हाइपरप्लेजिया शो हुआ, जिसकी वजह से कुछ फीचर्स शो हुए। अभी हम देखते हैं इसके अलावा जो सिकल सेल एनीमिया उसके अंदर क्या क्या हो सकता है। सिकल सेल एनीमिया के अंदर क्या रेड ब्लड सेल क्या होती है, सिकनिंग होती है। अब ये जो सिकल सेल है ये क्या करते हैं, जो ब्लड वेसल है सामटा उसे एक्लूड कर देते हैं। ये जो सिकल सेल नॉर्मली तो बाइकन केव शेप रेड ब्लड सेल होते हैं जो कि फ्लेक्सिबल होते हैं और वो फोल्ड होकर गुजर जाते हैं, लेकिन ये जो सिकल सेल है ये सामटा क्या करती है, एग्रीगेट करके ना जो ब्लड वेसल है उसे एक्लूड कर देते हैं। जब ब्लड वेसल को एक्लूड करेंगे तो जो ब्लड फ्लो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अब जब ब्लड की एक्लूजन होगी तो इससे रिलेटेड जो फीचर्स होंगे वो बेसिकली डिपेंड करेंगे कि उन्होंने किस रीजन की ब्लड वेसल को एक्लूड किया है। जिस रीजन की या जिस ऑर्गन की ब्लड वेसल को उन्होंने एक्लूड किया होगा उस पर इसके डिपेंड करेंगे फीचर्स। अच्छा, जिस तरह जो चिल्ड्रंस है, अब चिल्ड्रन के अंदर जो वेजो ऑक्लूजन की वजह से जो मोस्ट कॉमन फीचर शो होता है वो होता है डक्टाइटिस। अच्छा, डक्टाइटिस क्या होता है, ये होता है स्वेलिंग ऑफ हैंड्स एंड फीट। तो इसका मतलब बच्चों के अंदर जो हाथ और पाँव है, समटाइम बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनके हाथ और पाँव जो है वो उनकी स्वेलिंग हुई होती है। तो इसकी एक रीज़न ये भी हो सकती है। और ये होती क्यों है, क्योंकि जो उन्होंने हैंड्स एंड जो फीट हैं जो फैसल उनको सप्लाई किया उनको उन्होंने एक्लूड किया होता है, जिसकी वजह से ये डक्टाइटिस का फीचर शो होता है, जो मोस्ट कॉमनली के अंदर होता है इन्फेंट्स के अंदर। फिर इसके अलावा वेसोक्लूजन की वजह से ऑटोस्प्लीन एक्टोमी हो सकती है। अच्छा, ऑटोस्प्लीन एक्टोमी के अंदर क्या होता है, जो स्प्लीन है उसे प्रॉपर ब्लड नहीं मिलता और स्प्लीन क्या होती है वो श्रिंक कर जाती है। जब स्प्लीन श्रिंक कर जाएगी तो स्प्लीन अपना जो प्रॉपर फंक्शन है वो परफॉर्म नहीं करती। स्प्लीन का नॉर्मल फंक्शन क्या होता है, स्प्लीन ने ब्लड को फिल्टर करना होता है, ब्लड में से सपोज कोई भी ब्लड में से जो पैथोजन आएगा उसे इंगल्फ कर जाएगी। तो एज रिजल्ट जी हमें स्प्लीन के डिफरेंट इन्फेक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करती है। अब जब स्प्लीन डिस्ट्रॉय होगी तो इसका मतलब क्या, इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, स्पेशली वो ऑर्गेनिज्म जो इनकैप्सुलेटेड है, जिनके सराउंडिंग में क्या है, कैप्सूल की लेयर है, उनके जो इन्फेक्शन का रिस्क है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जिनमें आ जाता है इन्फ्लुएंजा वायरस आ जाता है, फिर इसके अलावा आ जाता है न्यूमोनिया वायरस आ जाता है। तो इनके जो अटैक का जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर इसके अलावा साल्मोनेला टाइफी। अच्छा, साल्मोनेला टाइफी की वजह से ऑस्टियोमाइलिटिस का जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। साल्मोनेला टाइफी ऑस्टियोमाइलिटिस में क्या होता है कि जो बोन्स हैं उनका जो क्या इन्फ्लेमेशन होती है। बोन की इन्फ्लेमेशन किसकी वजह से हो रही है, इस साल्मोनेला टाइफी इन्फेक्शन की वजह से। तो इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं, जब स्प्लीन डिस्ट्रॉय होगी तो इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन होगा, जिसके अंदर कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म आते हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, न्यूमोनिया वायरस होता है, साल्मोनेला टाइफी वायरस वगैरह हो सकता है। तो एक हमने डक्टाइटिस देख लिया, फिर हमने देख लिया ऑटोस्प्लीनेक्टोमी। फिर वेसोक्लूजन की वजह से क्या हो सकती है, एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम। अच्छा, एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम के अंदर क्या होता है कि जो वेसोक्लूजन होती है इनकी होती है पल्मोनरी वेसल की वजह से, पल्मोनरी वेसल की। जब पल्मोनरी वेसल की वेसोक्लूजन क्या होगी तो लंग्स तक प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी, ना ही लंग्स जो है वो प्रॉपर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ट्रांसफ़र वगैरह ट्रांसफ़र कर सकेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वगैरह हो सकती है। इसके अलावा चेस्ट पेन
चेस्ट पेन वगैरह शो होता है। तो ये इन सारे फीचर्स को हम क्या कहते हैं, एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम विच इज़ ड्यू टू वेसोक्लूजन ऑफ पल्मोनरी वेसल। फिर इसके अलावा कुछ और फीचर हो सकते हैं जिसके अंदर आता है पेन क्राइसिस वगैरह आ सकते हैं, सडन शार्प पेन शुरू हो सकता है। फिर इसके अलावा जो हमारा रीनल है, रीनल मतलब किडनी, जो किडनी का जो पेपिला रीजन है उसकी, ये हमारी आगे किडनी का जो पेपिला वाला रीजन है इसकी क्या हो सकती है, नेक्रोसिस, रीनल पेपिलरी नेक्रोसिस होती है। जब रीनल की पेपिला रीजन की नेक्रोसिस होगी तो उसका मतलब क्या, किडनी अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती। जब किडनी का प्रॉपर फंक्शन क्या होता है, किडनी का फंक्शन होता है ब्लड को फिल्टर करना, ब्लड को फिल्टर करना। जब किडनी प्रॉपर ब्लड को फिल्टर नहीं कर पाएगी तो ब्लड के अंदर क्या हो सकती है, प्रोटीन, यूरिन, ब्लड को फिल्टर करके इसने बनाना होता है यूरिन। तो जब किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगी तो जो यूरिन है उसके अंदर एक्सेसिव प्रोटीन वगैरह सिक्रेट हो सकती है जिसे हम कहते हैं प्रोटीनूरिया। फिर इसके अलावा समटाइम ब्लड भी यूरिन के अंदर सिक्रेट हो सकता है जिसे हम कहते हैं हीमाचूरिया। तो ये सारे फीचर शो हो सकते हैं ड्यू टू वेसोक्लूजन। फिर इसके अलावा एक और जो चीज़ हमने स्टडी करनी है वो हमने देखना है कि एक डिफरेंस है, एक तो हमने स्टडी किया सिकल सेल अनीमिया, दूसरी एक टर्म है सिकल सेल ट्रेट। अच्छा, सिकल सेल अनीमिया और सिकल सेल ट्रेट के अंदर हमने जो डिफरेंस है अभी हमने देखना है कि सिकल सेल अनीमिया क्या होता है, जो दोनों बीटा चेन है इनके अंदर म्यूटेशन आ गई थी जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन किसके अंदर चेंज हो गया था, हीमोग्लोबिन एस के अंदर। अच्छा, सिकल सेल ट्रेट एस के अंदर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ जो एक बीटा चेन है, बीटा चेन उसके अंदर म्यूटेशन आएगी जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन HbS के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन होगा क्या कि सिकल सेल अनीमिया के अंदर जो हीमोग्लोबिन एस है वो ग्रेटर दैन 90% था, लेकिन सिकल सेल ट्रेट के अंदर जो हीमोग्लोबिन एस की जो क्वांटिटी होगी वो लेस दैन 50% होगी। जब भी हीमोग्लोबिन एस की जो तादाद है वो 50% से कम होगी तो ये एसिम्टोमेटिक होगा, ये सिम्टम्स वगैरह शो नहीं करेगा। तो सिकल सेल ट्रेट के अंदर एक तो डिफरेंस ये आएगा कि इसके अंदर एक बीटा जिन के अंदर म्यूटेशन है, दूसरा ये एसिम्टोमेटिक है, और तीसरा इसके अंदर हीमोग्लोबिन एस की जो क्वांटिटी है वो बहुत कम है, लेस दैन 50% है। अच्छा, फिर इसके बाद आते हैं इसके डायग्नोस्टिक। वैसे डायग्नोस्टिक मेथड देखते हैं। सबसे पहला डायग्नोस्टिक मेथड वही है कि हम देख सकते हैं कि सिकल सेल एनीमिया के अंदर क्या नज़र आते हैं हमें, सिकल सेल एनीमिया के अंदर हमें सिकल सेल नज़र आते हैं, जो रेड ब्लड सेल उनकी शेप चेंज होकर सिकल सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। फिर इसके अलावा एक टेस्ट है मेटा बाइसल्फेट स्क्रीनिंग टेस्ट। अच्छा, मेटा बाइसल्फेट स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर क्या होता है कि जो भी रेड ब्लड सेल जिसके अंदर हीमोग्लोबिन एस प्रेजेंट है, जब वो इस टेस्ट के थ्रू गुजरता है तो वो क्या करता है, वो जो सेल है जिसके अंदर HbS प्रेजेंट है वो सिकल कर लेता है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि जो रेड ब्लड सेल गुजर रहा है ये नॉर्मल रेड ब्लड सेल है, यहाँ ये इस सेल के अंदर हीमोग्लोबिन एस प्रेजेंट है। एक नोट करने वाली बात यह है कि मेटा बाइसल्फेट जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो सिकल सेल एनीमिया के अंदर भी पॉजिटिव होगा और सिकल सेल ट्रेट के अंदर भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि सिकल सेल ट्रेट के अंदर भी हीमोग्लोबिन एस मौजूद होती है और सिकल सेल एनीमिया के अंदर भी मौजूद होती है। ये इनके क्या उसका नाम है, ये हमें नोट करने वाली बात है मेटा बाइसल्फेट स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर। फिर एक और बात आप याद रख लें कि जो सिकल सेल एनीमिया है इसके अंदर हीमोग्लोबिन एस की तादाद कितनी होती है, ग्रेटर दैन 90% होती है, और सिकल सेल ट्रेट के अंदर कितनी होती है, लेस दैन 50% होती है। यहाँ इसे हम कह सकते हैं अराउंड 43% होती है हीमोग्लोबिन एस की तादाद सिकल सेल ट्रेट के अंदर। और हीमोग्लोबिन ए जो है वो सिकल सेल ट्रेट के अंदर कितना मौजूद होता है, ग्रेटर दैन अराउंड आप कर लें 55%। नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन है वो सिकल सेल ट्रेट के अंदर मौजूद होता है। फिर इसके बाद बाकी जो बचता 2% वो होता है हीमोग्लोबिन एफ। तो जबकि सिकल सेल एनीमिया के अंदर हीमोग्लोबिन ए जो है वो मौजूद ही नहीं होता, ठीक है, इसके अंदर मौजूद होता है। बाकी जो हीमोग्लोबिन एफ है वो 8% होता है और हीमोग्लोबिन A2 है वो भी 2% मौजूद होता है। लेकिन सिकल सेल एनीमिया के अंदर हीमोग्लोबिन ए बिल्कुल मौजूद नहीं होता, जबकि सिकल सेल ट्रेट के अंदर हीमोग्लोबिन जो ए है वो मौजूद होता है। तो ये इसके डायग्नोस्टिक मेथड आ गए। फिर इसके बाद आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट इसका बड़ा सिंपल सा है। ट्रीटमेंट हमें क्या करते हैं, हमने क्या करना था, हमने हीमोग्लोबिन जो एफ है उसका जो लेवल है उसको इंक्रीज़ करना होता है। इसके पीछे लॉजिक क्या है कि हीमोग्लोबिन जो एफ है उसकी जो ऑक्सीजन के लिए O2 के लिए अफिनिटी है वो बाकी तमाम हीमोग्लोबिन से ज़्यादा है। जब हम हीमोग्लोबिन F का लेवल ब्लड के अंदर इंक्रीज़ करेंगे तो ये एक्सेसिव जो O2 है उसे कैप्चर कर लेगा। एज रिजल्ट हाइपोक्सिया जो है यानी कि लो O2 वो डेवलप नहीं होगा। जब ऑक्सीजन प्रॉपर मिलती रहेगी रेड ब्लड सेल को तो वो सिकल नहीं कर पाएगा। तो हमने क्या करना है, हमने इसके ट्रीटमेंट के अंदर हीमोग्लोबिन F का लेवल इंक्रीज़ करना है। इसके लिए हम देते हैं हाइड्रोक्सी यूरिया
हाइड्रोक्सी यूरिया क्या करती है, हीमोग्लोबिन एफ का लेवल जो है इंक्रीज़ कर देती है। हीमोग्लोबिन एफ का लेवल इंक्रीज़ होगा तो वो O2 के लेवल को डिक्रीज़ नहीं होने देगा, एज रिजल्ट जो है सिम्टम्स शो नहीं होंगे। फिर इसके बाद हमने जो माइनर सा टॉपिक कवर करना है वो है हीमोग्लोबिन सी का। सिकल सेल एनीमिया और हीमोग्लोबिन सी है, उसके अंदर डिफरेंस क्या है, दोनों के अंदर म्यूटेशन हुई है। सिकल सेल एनीमिया के अंदर म्यूटेशन हुई बीटा चेन के अंदर, यहाँ पे भी बीटा चेन के अंदर म्यूटेशन होगी। सिकल सेल एनीमिया के अंदर जो ग्लूटामिक एसिड था वो चेंज हो गया था वैलिन के अंदर, लेकिन हीमोग्लोबिन सी के अंदर ग्लूटामिक एसिड चेंज हो जाएगा लाइसिन के अंदर। यही इनके दरमियान मेन डिफरेंस है। बाकी ये भी हेरिडिटी डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। एज रिजल्ट इस डिफरेंस की वजह से क्या होगा, ये जो हीमोग्लोबिन सी है ये इतनी स्वीयर नहीं होती, ये माइल्ड होती है। ये माइल्ड डिसऑर्डर है, इसके अंदर क्या होगा, माइल्ड एनीमिया सिर्फ शो होता है। माइल्ड एनीमिया क्यों शो होता है, वो भी सिर्फ इस वजह से शो होता है क्योंकि एक्स्ट्रा वास्कुलर हीमोलाइसिस होती है। बाकी इसके अंदर कोई ऐसा स्फीयर कैसे नहीं होता, ना ही इसके अंदर कोई पेनक्राइसिस शो होती है, ना ही इसके अंदर जो एक्सेसिव वेजोक्लूजन होती है, ना ही एक्सेसिव जो है वो रेड ब्लड सेल की डिस्ट्रक्शन वगैरह होती है। तो आज हमने कवर किया सिकल सेल एनीमिया और दूसरा हमने कवर किया हीमोग्लोबिन सी। आज की जितना भी हमने टॉपिक पढ़ा उसको हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि सिकल सेल एनीमिया के अंदर क्या होता है। सिकल सेल एनीमिया के अंदर हमें पता है रेड ब्लड सेल का साइज है नॉर्मल होता है। फिर इसके बाद सिकल सेल एनीमिया के अंदर क्या होगा, म्यूटेशन की वजह से जो हीमोग्लोबिन नहीं है उसकी जो बीटा चेन है उनके अंदर ग्लूटामिक एसिड चेंज हो गया वैलिन के अंदर। एज रिजल्ट हीमोग्लोबिन किसके अंदर चेंज होगी, हीमोग्लोबिन एस के अंदर। सिकल सेल एनीमिया के अंदर हीमोग्लोबिन एस का जो लेवल है ग्रेटर देन 90% होता है। एक जो अच्छी चीज़ है वो सिकल सेल एनीमिक पेशेंट के अंदर वो ये है कि ये जो पेशेंट्स हैं ये प्रोटेक्टेड होते हैं प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम की अगेंस्ट। इसकी वजह से इनमें क्या नहीं हो सकता, मलेरिया इनके अंदर काज नहीं होता। अच्छा, फिर इसके बाद जब भी हाइपोक्सिया वगैरह की कंडीशन शो होगी तो ये जो हीमोग्लोबिन एस बनी है ये क्या कर देगी, ये पॉलीमर बनाना शुरू कर देगी, पॉलीमर से कन्वर्ट हो चुकी नीडल बनाना के अंदर एग्रीगेट होना शुरू कर देगी और फाइनली जो रेड ब्लड सेल है वो सिकल हो जाएगा। और ये जो सिकलिंग का जो प्रोसेस है ये अंडर सम कंडीशन लाइक हाइपोक्सीमिया डिहाइड्रेशन एसिडोसिस की कंडीशन के अंदर ये जो सिकलिंग का जो प्रोसेस है वो स्पीड अप होता है। नॉर्मली जो ब्लड के अंदर जो सिकलिंग और डी सिकलिंग का जो प्रोसेस है वो जारी रहता है, यानी कि जब ऑक्सीजन एक्सेसिव होगी तो नॉर्मल सेल की तरफ बिहेव करेगा, जैसे ही डिक्रीज होगी ऑक्सीजन तो ये सिकल कर जाएगा। लेकिन इन सब के दौरान होता क्या है कि रेड ब्लड सेल की जो मेम्ब्रेन है वो भी डैमेज होना शुरू होती है और इस डैमेज की वजह से क्या होती है, हीमोलाइसिस होती है। हीमोलाइसिस एक्स्ट्रावास्कुलर भी हो सकती है और इंट्रावास्कुलर भी हीमोलाइसिस होती है। इस हीमोलाइसिस से को प्रिवेंट करने के लिए बॉडी क्या करती है, रेड ब्लड सेल की जो प्रीकर्सर सेल हैं उनकी एक्सेसिव हाइपरप्लेजिया करती है, यानी उन्हें इंक्रीज़ करती है ताकि जो नई रेड ब्लड सेल है उनका बनना जो है वो ज़्यादा हो जाए। और एज रिजल्ट इस इथराइड हाइपरप्लेजिया की वजह से क्या होता है, समटाइम जो स्कल बोन्स हैं इसके अंदर हमें क्रू काटा पीएस वगैरह देखनी पड़ती है। फेशियल बोन्स जो है उनकी शेप जो है वो चिंपैंजी टाइप होना शुरू हो जाती है। तो ये कुछ अब नॉर्मल फीचर्स हमें शो होते हैं। फिर इसके बाद जो कि रेड ब्लड सेल के ऊपर काफ़ी प्रेशर आया होता है जिसकी वजह से जो पेरो वायरस B19 है उसका अटैक का जो चांस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से A+ क्राइसिस हो सकते हैं। फिर इसके अलावा जो सिकलिंग हो रही है इसकी वजह से जो ब्लड वेसल है वो क्लूड हो सकती है, जिसकी वजह से कुछ फीचर्स होते हैं जिनमें से एक डक्टाइटिव स्वेलिंग ऑफ हैंड्स एंड फीट एंड स्पेशलिटी सीन इन इन्फेंट्स। फिर इसके बाद आती है ऑटोस्प्लीनेक्टोमी जिसके अंदर स्प्लीन वो श्रंकन और फाइब्रोटिक हो जाएगी, जिसकी वजह से इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन होगा स्पेशली अगेंस्ट इनकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म लाइक इन्फ्लुएंजा एंड सम न्यूमोनिया वायरस से। इसके अलावा सैल्मोनेला टाइफी ऑस्टियोमाइलिटिस देखा जा सकता है। फिर इसके अलावा एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम इसके अंदर हो सकते हैं विच इज़ ड्यू टू क्लूजन ऑफ पल्मोनरी वेसल। इसके अंदर जो फीचर है वो चेस्ट पेन है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, फटीग वगैरह। फिर इसके अलावा पेन क्राइसिस हो सकती हैं। उसके अलावा जो अगर रीनल पेपिलरी नेक्रोसिस होगा तो रीनल का जो फंक्शन है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा और एज रिजल्ट प्रोटीनूरिया और हीमाचूरिया वगैरह के जो फीचर्स है वो देखने में आ सकते हैं। फिर इसके बाद हमने देखा कि सिकल सेल एनीमिया और सिकल सेल टेट के अंदर क्या डिफरेंस है। डिफरेंस मेन यही है कि इसके अंदर एक बीटा चेन के अंदर म्यूटेशन आई है जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन एस की जो तादाद है वो 50% से कम हुई है। अदरवाइज ये क्या है, एसिम्प्टोमेटिक कंडीशन होती है। डायग्नोस्टिक या एक तो ये है कि सिकल सेल एनीमिया के अंदर सिकल सेल नजर आते हैं। फिर इसके अलावा मेटाबॉलिक स्क्रीनिंग टेस्ट की है जिसके अंदर कोई भी रेड ब्लड सेल जिसके अंदर हीमोग्लोबिन एस है वो सिकल कर देगा। और फिर इसके बाद हमने कुछ फिगर्स देखे थे उसका ट्रीटमेंट सिकल सेल एनीमिया का ट्रीटमेंट के अंदर सिंपली हमने हीमोग्लोबिन जो F है उसका लेवल इंक्रीज़ करना है, वो हम हाइड्रोक्सी यूरिया दे के इंक्रीज़ कर देंगे।
फिर इसके बाद हमने डिस्कस किया हीमोग्लोबिन सी के अंदर हमने देखा कि इसके अंदर भी बीटा चेन के अंदर म्यूटेशन आती है और एज रिजल्ट जो ग्लूटामिक एसिड है वो चेंज हो जाता है लाइसिन के अंदर, हीमोग्लोबिन सी के अंदर। और ये भी हेरिडिटी डिसऑर्डर है, इसके अंदर माइल्ड अनीमिया हमने देखा जाता है विच इज ड्यू टू एक्स्ट्रावास्कुलर हीमोलाइसिस। पर एक और बात यह है कि सिकल सेल अनीमिया के अंदर रेड ब्लड सेल के अंदर सिकल बन जाते हैं, लेकिन इसके अंदर जो हीमोग्लोबिन सी है इसके अंदर हमें HbC क्रिस्टल नज़र आते हैं रेड ब्लड सेल के अंदर। ये रेड ब्लड सेल आ गया तो उसके अंदर इस तरह डिफरेंट टाइप ऑफ हमें क्रिस्टल नज़र आएंगे विच आर कॉल्ड एज HbC हीमोग्लोबिन क्रिस्टल। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। तो इस टॉपिक के साथ ही हमारा नॉर्मोसाइटिक एनीमिया ड्यू टू एक्स्ट्रावास्कुलर हीमोलाइसिस कंप्लीट हो गया है।